बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 के तमाम फाइलम्स हमने लास्ट क्लास में मुकम्मल कर लिए थे जी। और जो हमारा बड़ा तरीन फाइलम था, हाईली क्लासिफाइड फाइलम जो था, फाइलम कॉर्डेटा, हमने उसको मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया। उसकी तमाम सब फाइलम, ग्रुप्स, क्लासेस, सुपर क्लासेस सब हमने देख ली थी, स्टडी कर ली थी। और आखिर में हमने टेट्रोपोडा की जो क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स, उनको देखा। फिर मैमल्स के अंदर हमारे पास 3 सब क्लासेस होती हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इनको देख के हमने फाइलम्स को हमने निपटा दिया। अब हम बात करते हैं जी थोड़ी एवोल्यूशन के हवाले से। हमें काफ़ी एवोल्यूशन नज़र आई है फाइलम्स को। जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें नज़र आ रहा था कि जी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एनिमल्स इंप्रूव हो रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा था एनिमल्स। जो शुरू का फाइलम हमने पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा, वो इंतहाई लेस डिवेलप थे, उनमें टिश्यूज़ भी नहीं थे। फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे हम फाइलम को स्टडी करते गए तो हमने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो रहा है। एनिमल्स अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, हैबिटाट के अतबार से अपने अंदर चेंजिंग ला रहा है और जदीद से जदीद होता जा रहा है। और आखिरी जो सबसे हमने आखिरी क्लासेस पढ़ी, क्लास मेमेलिया, हमने देखा वो सबसे ज़्यादा डेवलप एनिमल्स थे। तो यूँ हम कहते हैं कि हाँ जी, हमें एवोल्यूशन नज़र आता है एनिमल्स के अंदर। शुरुआत के जो एनिमल्स थे वो बहुत ही लेस डेवलप थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप में जो है चेंजिंग्स लाए, अपनी बॉडी के अंदर एडाप्टेशंस की और एवोल्यूशन हुआ। लिहाजा थोड़ा सा एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इस चैप्टर को देखेंगे। देखते हैं जी कि कौन कौन से फाइलम में क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या क्या बुरी बातें थी, और फिर किस तरीके से आने वाले फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो थोड़ा एवोल्यूशन के हवाले से देखें अगर हम, तो हमने जो है सबसे पहला फाइलम जो स्टडी किया था वो था हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा। ये हमारा सबसे पहला फाइलम था। याद होगा आपको, स्पंजिस इनको हम कहा करते हैं। इनकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख हुआ करते थे। ये सबसे लीस्ट डिवेलप्ड एनिमल्स थे, यानी इनको एनिमल्स हम यूँ कह सकते हैं कि ये हेटरोट्रॉप थे। अदरवाइज देखा जाए तो इनमें एनिमल्स जो हम, जैसे हम अपने आप को एनिमल्स कह रहे होते हैं, हमारे से तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट थे। ये सबसे लीस्ट डिवेलप थे। इनके अंदर मल्टी सेलुलर थे ये, इनके साथ इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, बस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। यानी कि इनके सेल्स जो है वो बस इंडिविजुअल रहा करते थे और ग्रुप बनाकर इन्होंने टिश्यूज नहीं बनाए हुए थे। तो ना टिश्यूज थे, तो जाहिर बात है जब टिश्यूज नहीं होंगे तो फिर ऑर्गन्स भी नहीं थे, ना सिस्टम्स थे। तो ये ऐसे एनिमल्स थे, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं थे, वेल डेवलप कोई सिस्टम नहीं था, ना ये मोटाइल हुआ करते थे, इनके अंदर मूवमेंट का भी कोई मामला नहीं था, एक ही जगह इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। सिसाइल हुआ करते थे ये, ठीक है। तो ये बड़े लीस्ट तरीन हमारे पास थे। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर जो एनिमल्स इवॉल्व हुआ है, एनिमल इवॉल्व हुआ है, जो उसकी एवोल्यूशन की सबसे पहली शक्ल होगी तो वो यही होंगे जी, इस पर ये पॉरीफेरा। कहा जाता है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी इस दुनिया में जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ था ना, वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था। इसको हम बैक्टीरिया को प्रिमिटिव भी कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था उस वक्त, ऑक्सीजन की भी कमी थी। तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया इवॉल्व होता है उसको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है फिर ये अपने आप को इवॉल्व करता गया। इसने अपने आप को जो है, इसकी कुछ स्पीशीज जो है वो फोटोसिंथेटिक हो गई, उन्होंने फिर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन जैसे इवॉल्व हुआ, हवा में ऑक्सीजन आई, तो फिर बैक्टीरिया की मुख्तलिफ स्पीशीज अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती गई। तो जो ऑटोट्रॉप स्पीशीज थी बैक्टीरिया की, जो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, वो लीड करी थी और आगे प्लांट्स पहले एल्गीज की शक्ल में आई, यूनिसेलुलर एल्गीज की शक्ल में आई, फिर यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर एल्गीज की शक्ल में आई। फिर उन कुछ मल्टी सेलुलर एल्गीज ने अपने आप को लैंड में अडॉप्ट किया, ज़मीन पर अडॉप्ट किया, और फिर वो ब्रायोफाइट्स की शक्ल में आई। फिर ब्रायोफाइट से आगे आगे बढ़ते गए। तो जो मल्टी यानी कि जो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया थे, उन्होंने एवोल्यूशन स्टार्ट की थी किसकी, प्लांट की। और जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया रह गए, जो हेटरोट्रॉपिक थे यानी कि अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, उन्होंने फिर एवोल्यूशन स्टार्ट की थी इन एनिमल्स। ये सारे फाइलम उसी बैक्टीरिया से कहते हैं कि जी ये इवॉल्व हुए हैं। दे ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया था उसने क्या करा जी, बहुत सारे जो बैक्टीरिया थे उनको अपने साथ मिला के ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना के वो कॉलोनी थी, वो मल्टी सेलुलर नहीं थे। मल्टी सेलुलर और कॉलोनी में फ़र्क होता है।
मल्टी सेलुलर स्पीशीज होती है जी जिसके अंदर तमाम सेल्स जो है वो ग्रुप बन जाते हैं, हर सेल पर्टिकुलर काम कर रहा होता है, और अगर आप उनको अलग अलग कर दो तो वो जिंदा नहीं रह सकते। जबकि कॉलोनी क्या होती है जी, तमाम सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हर सेल अपना इंडिविजुअल काम करता है, रह एक जगह रहे होते हैं लेकिन इंडिविजुअल काम करते हैं, अगर आप उनको अलहदा कर दो तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टी सेलुलर कॉलोनीज की शक्ल इख्तियार करी थी बैक्टीरिया ने। उसके बाद इवॉल्व होते गए, सारा मामला चल रहा है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर फिर कुछ स्पीशीज इवॉल्व होकर स्पंजिस बनेगी, और स्पंजिस को हम कहते हैं फाइलम पॉरीफेरा। तो कहते हैं इनको हम कि ये एनिमल की सबसे पहली शक्ल थी, ये एनिमल्स की सबसे पहली यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स की सबसे पहली शक्ल हुआ करती थी। कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ तारीखदान यानी कि कुछ एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जी ये प्रोटोजोन्स पहले बने थे, फिर प्रोटोजोन से ये पॉरीफेरा इवॉल्व हुए थे। इनके अंदर अगर हम देखें तो सीलिया वाले सेल्स मौजूद थे जो कि इशारा यही देते कि ये प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए थे। तो बहरहाल ये जो फाइलम पॉलीफेरा था ये हमारे पास एनिमल का सबसे पहला फाइलम होता है। इसको हमने सबसे पहले भी स्टडी यूँ किया था क्योंकि ये सबसे बेसिक एनिमल्स है, ये सबसे बुनियादी एनिमल्स थे। इनके अंदर सेलुलर लेवल थे, बस खाली सेल्स मौजूद हुआ करते थे, और इनके अंदर कोई जो है ना आपको इनके अंदर सिमेट्री मिली, यानी इनके अंदर जो है वो एसिमेट्रिकल थे। ये इसको ब्लैक से लिखेंगे हम, ये एसिमेट्रिकल निकले थे, यानी इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं थी, यानी इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कुछ इस तरह अरेंज हुए हुए थे कि अगर आप उनको किसी भी लाइन से काटोगे तो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, यानी रैंडम अरेंज हुए हुए थे। इनकी जो बॉडी पार्ट्स थे, सेलुलर अरेंजमेंट थी, वो उनकी अरेंजमेंट भी सही नहीं थी, रैंडमली अरेंज हुए हुए थे। 10-15 सेल सीधे आते हैं, 2-4 सेल उल्टे आते हैं, रैंडम अरेंज हुए हुए थे बस, यानी सिमेट्री के मामले में भी कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं थी। फिर लेयर्स के मामले में देखो तो इनके तो सेलुलर लेवल था, खाली लेयर्स ही नहीं थी, टिश्यूज ही नहीं था, तो खाली सेलुलर लेवल के थे ये। इनमें टिश्यूज एब्सेंट थे, टिश्यूज वाला ग्रुप यानी कि टिश्यूज बना के ग्रुप बन जाना, ये वाला मामला नहीं था। ना हुई कोई इनके अंदर सिस्टम था, ना ही कोई ऑर्गन था, एवरीथिंग इज एब्सेंट। ऑर्गन या सिस्टम्स जो है वो एब्सेंट हुआ करते थे। तो ये सबसे लीस्ट थे जी, सबसे गरीब कह लो आप। बहरहाल ये अब भी हैं आपके पास, पानी की सतह के अंदर पाए जाते हैं जी, समंदर के अंदर पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सर्वाइव तो कर रहे हैं, इनको जो चाहिए सर्वाइव करने के लिए वो इनको मिल रहा है, पानी और खाना, फूड मटेरियल। तो ये अब भी इनकी स्पीशीज बाकी हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। उसके बाद हमने जो दूसरा फाइलम पढ़ा था वो था फाइलम नीडेरिया। ये अपने पिछले फाइलम से थोड़ा मॉडिफाई हो गए थे, नीडेरिया। इन्होंने थोड़ी सी अडॉप्टेशंस की थी, यानी फाइलम पॉरीफेरा के बाद हमारे पास जो दूसरा फाइलम आता है, हम देखते हैं जी कि ये थोड़ा सा डिवेलप हुए थे। इनके अंदर हमने देखा सिमेट्री थी, इनके अंदर सिमेट्री कैसी थी, रेडियल सिमेट्री थी इनके अंदर, यानी अगर आप इनको लंबाई में काटो, चौड़ाई में काटो, इक्वल पार्ट्स बन जाते थे। हेड और टेल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट राइट होता है, कोई हेड टेल नहीं था इनका। तो इसलिए इनका जो है रेडियल सिमेट्री थी, आप इनको किसी भी एंगल से काटो। इसका मतलब ये होता है सिमेट्री का कि इनके अंदर अब जो बॉडी पार्ट्स थे वो अरेंज होना शुरू हो गए थे सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इनके जो बॉडी पार्ट थे अरेंज होना शुरू हो गए, अरेंजमेंट आना शुरू हो गई। फिर इनके जो सेल्स थे उन्होंने ग्रुप बना के टिश्यूज इख्तियार किए थे। ये भी अच्छी एवोल्यूशन कर ली कि इनके अंदर टिश्यू लेवल आ गया था, तो सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बनाना शुरू कर दिए थे। अब जब टिश्यूज बनाए तो इनके अंदर फिर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गई थी। ये भी एक अच्छी बात हो गई इनके अंदर कि इन्होंने अपनी बॉडी वॉल को 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। आउटर वाली एक्टोदर्म थी, अंदर वाली आउटर वाली एक्टोदर्म थी, अंदर वाली एंडोदर्म थी, और बीच में एक जेली टाइप की लेयर बीसोगिलिया पाई जा रही थी। तो ये भी इनका अच्छा हुआ कि जी इनकी बॉडी वॉल थोड़ी मजबूत हो गई, 2 लेयर्स बीच में जो है जेली टाइप की लेयर, तो थोड़ा बॉडी वॉल भी इनका अच्छा हुआ, मजबूत हुआ। फिर इनके अंदर जो है ऑर्गन्स भी आ गए, ठीक है जी, ऑर्गन्स लेवल भी हो गया, टिश्यू लेवल भी हो गया। तो ये थोड़ा सा इवॉल्व हुए थे, थोड़ा सा इवॉल्व थे, ये अच्छे थे जी। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फाइलम हमने पढ़ा वो हमें और ज़्यादा अडॉप्ट हुए हुए नजर आए। अब उन्होंने थोड़ा सा पानी को छोड़ा। जो तीसरा फाइलम हमने पढ़ा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस के हमने प्लेटीहेल्मिन्थस में देखा कि इनके अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा जिद्दत आई, थोड़ी सी और ज़्यादा इवॉल्व हुए। पहली बात ये जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, यानी इनका हेड और टेल भी बन गया। लेफ्ट राइट तो था, इनका हेड और टेल भी बन गया। अब हेड और टेल बनने की मतलब की वजह से क्या हो सकता है कि अब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ एक ही लाइन से डिवाइड होकर 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम होंगे।
तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, यानी बॉडी जो है इनकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इनके अंदर के जो ऑर्गन्स वगैरह थे वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गए, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड बड़ी बेहतरीन अरेंजमेंट हो गई कि अब बस ये सिर्फ एक ही तरीके से इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो रेडियल की निस्बत बायलेटरल ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से इनके अंदर हमने देखा टिश्यू लेवल से और ज़्यादा ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, इनमें ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए थे, यानी टिश्यूज ने भी आपस में ग्रुप बना के ऑर्गन्स बनाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा जो है वो कॉपरेशन इनकी बॉडी में पाया जाने लग गया, ऑर्गन्स हमें मिलना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि इनकी बॉडी वॉल जो है वो ट्रिप्लो से ट्रिप्लो हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए थे ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इन्होंने वो जो बीच की जेली वाली लेयर थी उसको भी सेलुलर कर दिया। अब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स हो गई थी, एक्टोदम, मीजोदम और एंडोदम। तो और ज़्यादा इनकी बॉडी वॉल जो है मजबूत हो गई थी, और ज़्यादा अच्छे डेवलप हो गए थे ये। ठीक है, तो ये इनकी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि जी इन्होंने अपने आप को बायलेटरली कर लिया, इन्होंने अपने अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करके ऑर्गन्स लेवल पर आ गए, इन्होंने अपनी बॉडी वॉल को भी और इम्प्रूव करके ट्रिप्लोब्लास्टिक कर लिया। अब इन्होंने इक्वेटिक माहौल छोड़ा, इनकी सारी स्पीशीज तो इक्वेटिक नहीं छोड़ पाई, कुछ स्पीशीज इनकी थी जैसे प्लेनेरिया वगैरह फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, है ना, वो तो फ्रेश वाटर में थी, लेकिन कुछ स्पीशीज ने इनके पानी को छोड़ा है, बाहर आके रहना शुरू किए। उनमें आपका वो टेप वॉर्म आ जाता है और लीच आ जाती है। ठीक है, ये इनकी स्पीशीज जो थी, जो कि वो क्या था, वो लीवर फ्लूक, इन्होंने बाहर आके रहा, लेकिन चूंकि बाहर आके अडॉप्ट किया है, ताज़ा ताज़ा इन्होंने खुशकी को अख्तियार किया है, तो ये पैसिव, ये अपने आप को मुकम्मल तो नहीं आज़ाद कर सकते थे कि ये फ्री लिविंग हो जाए, ये पैरासाइटिक हो गए थे, ये पैरासाइटिक हो गए, यानी कि इन्होंने पानी छोड़ के जब ये ज़मीन पर आए तो इन्होंने अपने खाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंतखाब करके उनमें से खाना हासिल कर दिया, पैरासाइटिक हो गए। अब चूंकि इनको पैरासाइटिक होना था, यानी इनको अपनी इनको जो है पैरासाइटिक बनना था, अपने किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके इनको खाना हासिल करना था, तो इन्होंने कुछ पैरासाइटिक एडॉप्टेशंस की, यानी कुछ ऐसी एडॉप्टेशंस अपनी बॉडी के अंदर की जिससे इनको पैरासाइटिक मूड अपनाने में हेल्प हुई। क्या जी, इनकी मिसाल के तौर पे पैरासाइटिक एडॉप्शन जैसे इनकी पहली क्या थी कि इन्होंने अपनी जो इनका माउथ था, यानी इनका जो हेड था, वहाँ हुक और शक्कर बनाए, हुक और शक्कर की मदद से या अपने होस्ट की बॉडी वॉल से अटैच हो जाया करते थे, हुक की मदद से ये अटैच हो जाते थे, शक्कर की मदद से ये जो है उसका जो फूड है या उसका जो ब्लड है वो सक किया करते थे, ताकि उसमें से उनको फूड मटेरियल्स मिल जाए। फिर इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं थे, ताकि ये एक जगह अगर आ गए तो वो वहीं रह जाए। फिर रिप्रोडक्शन ये ज़्यादा करने लग गए थे, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते थे ताकि जो है इनकी सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा इनकी बॉडी वॉल के ऊपर एक पतली सी क्यूटिकल लेयर पाई जाती थी, ताकि जो होस्ट के एंजाइम्स हैं वो इन पर काम ना करें। तो इन्होंने कुछ एडॉप्टेशंस की, पैरासाइटिक एडॉप्टेशन, जिसकी मदद से इनको पैरासाइटिक मूड ऑफ लाइफ अडॉप्ट करने में आसानी हो गई। ठीक है, तो ये वो पहले, आप कह सकते हो कि ये पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये पहले स्पीशीज होंगे या पहले एनिमल्स होंगे जिन्होंने खुश्की में आके रहना शुरू किया, खुश्की के खुश्की में आके जो है जो है ना रहना शुरू किया। उस चक्कर में इन्होंने जो है पैरासाइटिक एडॉप्टेशन कर ली, बता चुका हूँ मैं आपको कौन कौन सी चीज़, जैसे इन्होंने हुक और सक्कर्स बना लिए, इन्होंने रिप्रोडक्शन जो है उसको अपने ओवा वगैरह जो है, ये हर्माफेरोडाइट थे, हर्माफेरोडाइट का मतलब है इनके अंदर दोनों ऑर्गन्स पाए जाते थे, ताकि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करे रिप्रोडक्शन के लिए, अपने ही अंदर से ये ओवा और स्पर्म्स दोनों बना लिया करते थे, और जो है इसके चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो वो ओवा वगैरह बनाते थे ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, तो इससे रिप्रोडक्शन, इनका जो होस्ट होता था उसके अंदर इनकी डोमिनेंसी हो जाती थी, क्यूटिकल लेयर थी जिसकी वजह से ये अपने होस्ट के एंजाइम से बचा करते थे। तो इस तरह की इन्होंने कुछ पैरासाइटिक अडॉप्टेशन हासिल की। उसके बाद हमारे पास जो हमने दूसरा फाइलम देखा, फाइलम नीमाटोडा, उसने कोई इतनी ज़्यादा एडॉप्टेशन नहीं की, बस उसने एक काम किया जी, उसने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा किया। अगर हम फाइलम नीमाटोडा की बात करें तो फाइलम नीमाटोडा ने एक अडॉप्टेशन की जिससे इनको फ़ायदा हुआ, यानी एक अच्छी बात थी जो हमें फाइलम नीमाटोडा में नोट करी, वो कि ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा था और मेल फीमेल अलग कर दिए थे इन्होंने। ये दो थे जिससे आप कह लो कि अच्छा मामला हो गया। पहला क्या कि इन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वेल डेवलप कर लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे काम का सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, तो इन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वेल डेवलप कर लिया था, माउथ अलग कर दिया था, एनस अलग कर दिया था, पूरा लॉन्ग एक ट्यूब की शक्ल में, एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया था। उसके बाद मेल फीमेल इनके अंदर अलग हो गए थे, ये पहली स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट हुआ करते थे, इसको हम कहते हैं जी कि ये हेट्रोफेरोडाइट थे।
तो ये इनकी दो अच्छी बात थी नीमाटोडा की, कि एक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया था, और दूसरा ये हेटेरोफेरोडाइट थे, कि यानी कि इनका मेल अलग हुआ करता था, फीमेल अलग हुआ करता था। बात की थी हमने कि मेल जो है छोटा होता था, फीमेल जो है वो बड़ा होता था। बाकी याद रखिएगा, बायलेटरली तो अब वो अच्छे अडोप्टेशन तो बाकी सारी नस्लें आगे लेके जाएंगी, यानी ये बायलेटरली और ये ऑर्गन लेवल, अब तो सिस्टम लेवल आ गया जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो अब सब लेके जाएंगे आगे अडोप्टेशन, क्योंकि ये अच्छी चीज़ थी, सब उन्हें अडोप्ट करना ही है। अच्छी चीज़ को तो वापस थोड़ी अनडू थोड़ी करेंगे। तो इनके अंदर ऑर्गन लेवल सिस्टम सॉरी सिस्टम लेवल आ गया इनके अंदर। अब इनके ऑर्गन्स में वापस कंबाइन होकर सिस्टम्स बनाना शुरू कर देते, डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था इनके अंदर, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है नीमाटोडा में। उसके बाद जो अगला फाइलम हमने पढ़ा वो था फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा हमें वॉर्म्स के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीन फाइलम मिला। जितने भी वॉर्म वाले ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि नीमाटोडा और प्लेटी हेलमिंथस, उनके अंदर सबसे वेल डेवलप जो थे वो एनिलीड्स थे। एनिलीड्स जो है वो ना सिर्फ जो है इन्होंने कुछ जो है कुछ तो इनके पैरासाइटिक भी थे, कुछ इनके जैसे लीचीज वगैरह इनकी पैरासाइटिक थी, लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज इनकी फ्री लिविंग ही रही। अर्थवॉर्म, इन्होंने फ्री लिविंग अडोप्टेशन आज तक करना शुरू किया। नीमाटोड में भी पैरासाइट्स थे, याद रखिएगा, नीमाटोड्स भी पैरासाइटिक थे, ज़्यादातर पैरासाइटिक ही होता है नीमाटोडा। लेकिन एनिलिड्स के अंदर हमें जो है कुछ ऐसी स्पीशीज मिली जिन्होंने फ्री लिविंग मूड ऑफ जो है न्यूट्रिशन इख्तियार कर लिया। किसी लिविंग उससे खाना खाने के बजाय किसी डेड को जो है तोड़ ताड़ के उसमें से जो है एनर्जी हासिल करते थे। सिस्टम लेवल इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया था अपना, इन्होंने तकरीबन हर चीज़ का सिस्टम बना लिया था, सिवाय रिप्रोडक्शन सॉरी रिस्पायरेशन के। इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और नर्वस सिस्टम और मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स का डेवलपमेंट, सिस्टम लेवल बहुत अच्छा कर लिया था इन्होंने नीमाटोड की निस्बत। तो नीमाटोड का सिस्टम लेवल था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, इन्होंने तो तकरीबन हर सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। अब तक बस रिस्पायरेटरी सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ, अदरवाइज तमाम सिस्टम इन्होंने इवॉल्व कर लिए थे। चूंकि ये सिस्टम्स इन्होंने इवॉल्व कर लिए थे तो ये फ्री लिविंग मूड पर आ गए, पैरासाइट पे नहीं गए। उसके अलावा ये हेट्रोफेरोडाइट से ये हर्मई फेरोडाइट रहे, इनके अंदर मेल फीमेल दोनों था, हर्माफेरोडाइट थी, डाइट ही रहे। ठीक है, तो एनिलिड्स हमें वॉर्म्स के अंदर वेल डेवलप नजर आए। तो अब तक का जो हमने जितने भी फाइलम पढ़े 5, उनमें से एनिलिड्स जो है वो अब तक के सबसे बेहतरीन, सबसे मॉडिफाइड वॉर्म्स थे। उसके बाद आए जी हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप जो एनिमल फाइलम का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सक्सेसफुल माना जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आप कह सकते हो कि इनवर्टिब्रेट्स में, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन नहीं होती, उनमें सबसे कामयाब तरीन फाइलम था आर्थ्रोपोडा। जब ये कामयाब था तो जाहिर बात है फिर ज़्यादा स्पीशीज़ आ गई इसके अंदर, ज़्यादा एवोल्यूशन इसमें ही हुआ, लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो आर्थ्रोपोडा वाले करेक्टर्स को अडॉप्ट करके इस फाइलम में आ गए, तो ज़्यादा स्पीशीज़ हो गई, इसलिए ये सबसे बड़ा फाइलम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो फाइलम है ना, ये मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्होंने तकरीबन हर हैबिटाट को अपना लिया, पानी के अंदर भी रहे, ये खुश्की में भी आ गए, हवा के अंदर भी आ गए, इन्होंने हर हैबिटाट को अपनाया, इन्होंने हर सिस्टम को अपने इम्प्रूव किया। इन्होंने हेट्रोफेरोडाइट वाली कंडीशन अख्तियार की, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, हर सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। यानी कि ना सिर्फ हर सिस्टम को इम्प्रूव किया, फिर जब ये चूँकि हर हैबिटाट को अपना रहे थे, तो हर हैबिटाट के अंदर मूड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग तरीके, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी कुछ बॉडीज़ में जद्दत लाई। इनकी कुछ स्पीशीज़ ने चूँकि उनको उड़ना था तो उन्होंने पर लिया है, कुछ के जॉइंटेड लेग्स थे इनके अंदर, हाँ एक ये करेक्टर लिख लेते हैं, लेग्स इंट्रोड्यूस हो गई इनके अंदर, लेग्स इंट्रोड्यूस हो गई, कुछ ने जो है विंग्स को अडॉप्ट कर लिया, कुछ के अंदर माउथ पार्ट्स हो गए जी, कंडीशंस हैबिटाट पर डिपेंड था, उस हिसाब से माउथ पार्ट्स अडॉप्ट करते गए ये। जैसे कि मच्छर वगैरह था, चूँकि वो पैरासाइट होता है तो उसने अपना माउथ पार्ट जो है वो इंजेक्शन की तरह की, सुई की तरह का अडॉप्ट कर लिया। और ये जो चूंटी वगैरह होती है, चूँकि ये उठाते हैं खाने को, तो इन्होंने जो है अपने मैंडिबल्स बना लिए, ठीक है, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स बना लिए। जो उड़ने वाले थे उन्होंने जो है अपने विंग्स बना लिए। फिर इन्होंने अपने अंदर एक और अडॉप्टेशन की जी, एक्सोस्केलेटन को डेवलप किया प्रोटेक्शन के लिए। इन्होंने अपने स्केलेटन को, तो पहला स्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड ने इवॉल्व किया था जो बॉडी के बाहर था, तो इनके ये अच्छे हो गए, ये बेहतरीन फाइलम था, ये सक्सेसफुल तरीन फाइलम था इन्वर्टिब्रेट का, क्योंकि अब तक पिछले किसी फाइलम में लेग्स नहीं थी।
अब तक किसी पिछले फाइलम में विंग्स नहीं थे, अब तक पिछले किसी फाइलम में माउथ पार्ट्स नहीं थे जी हैबिटाट के हवाले से, अब तक किसी पिछले फाइलम में एक्सोस्केलेटन नहीं था फॉर प्रोटेक्शन। तो इन्होंने जब ये किया तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई, तमाम सिस्टम्स इनके अंदर वेल डेवलप थे, चूँकि मुख्तलिफ माउथ पार्ट्स इन्होंने अपनी कंडीशंस के हिसाब से किए हुए थे, तो इसलिए इन्होंने मुख्तलिफ हैबिटाट में अपनाया अपने आप को। तो तकरीबन ये दुनिया के हर कोने में चले गए, हवा में भी चले गए, खुश्की में भी चले गए, पानी में भी चले गए, रेगिस्तान में भी चले गए, बर्फ़ में भी चले गए, हर जगह इन्होंने अपने हैबिटाट को अडॉप्ट कर लिया। अब जो जहाँ गया उसने उस हिसाब से अपने माउथ पार्ट्स को डेवलप किया, विंग्स को इम्प्रूव किया, कुछ लोग और कुछ ने जो है अपने विंग्स को मॉडिफाई कर दिया, कुछ ने अपनी लेग्स को यूनाइट कर दिया, कुछ ने अपनी लेग्स ज़्यादा कर दी, बॉडी बड़ी थी तो लेग्स ज़्यादा कर दी, सेंटीपीड और मिलीपीड की बात कर रहा हूँ। तो दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल। अब तक के फाइलम, अब तक के इनवर्टिब्रेट में सबसे सक्सेसफुल फाइलम जो है वो आपके ये निकले। उसके अलावा हमने 2 फाइलम और पढ़े जी, एक था फाइलम मोलस्का और एक था फाइलम एकिनोडर्मेटा, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल एज द आर्थ्रोपोडा। मोलस्का देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा से तकरीबन सिमिलर ही रहा, कॉपी पेस्ट था जी मोलस्का देखा जाए तो, क्योंकि मोलस्का के पास भी लेग्स थी, फूट थी जी उसके पास भी, और एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल भी थे, ऑक्टोपस वगैरह स्क्वाड जो है वो एक्वेटिक थे, स्नेल वगैरह जो है वो टेरेस्ट्रियल थे। तो ये इनकी तरह आर्थ्रोपोड्स की तरह टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों थे। फिर उन्होंने भी अपने फूड्स को मॉडिफाई किया, कुछ ने जैसे ऑक्टोपस ने अपने फूड को टेंटिकल्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो फूड को पकड़ भी सके और मूवमेंट भी कर सके, जबकि स्नेल वगैरह ने अपना जो है फूड मॉडिफाई नहीं किया, उनका फूड मौजूद था। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन तो नहीं था लेकिन शेल की सूरत इख्तियार हो गई इनके अंदर। एक्सोस्केलेटन जो है वो शेल की फॉर्म में था ताकि उनकी प्रोटेक्शन किया जा सके। और लेकिन इसको हम जो है आर्थ्रोपोड से लेस सक्सेसफुल यूँ कहेंगे क्योंकि इनके माउथ पार्ट्स इतने वेल डेवलप नहीं थे जितने के उनके थे, यानी कि वैरायटी आपको आर्थ्रोपोड में मिली थी माउथ पार्ट्स में। इनके तो माउथ पार्ट में बस वो रेड्यूला नाम की जबान थी जी, जिससे ये खाने को अपने जो है ना वो ज़मीन से उखाड़ लिया करते थे। ठीक है, बस ये अडॉप्टेशन की हुई थी इन्होंने माउथ के अंदर, जबकि आर्थ्रोपोड ने अपने हैबिटाट के तबार से अपने माउथ पार्ट्स बनाए हुए थे। फिर इनमें विंग्स नहीं थे, उनमें विंग्स थे। फिर इनकी जो लेग्स थी वो जॉइंटेड नहीं थी और स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आर्थ्रोपोड की लेग्स जॉइंटेड थी, स्ट्रॉन्ग थी, मूवमेंट बड़ी अच्छी होती थी उस लेग्स के जरिए, चलना फिरने में बड़ी हेल्प होती थी उनको आर्थ्रोपोड को। फिर इनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो शेल की शक्ल में था, उनका एक्सोस्केलेटन पूरी बॉडी पार्ट के अंदर था। तो ये थे, अच्छे थे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका ये भी, एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये अच्छे थे लेकिन आर्थ्रोपोडा जो है उससे ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और इसी तरह एक फाइलम आया था एकिनोडर्मेटा, वो इतना लेस डेवलप नहीं था, वो तो बीच में ही कहीं किसी की कड़ी है। एकिनोडर्मेटा जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल थे, उनकी बॉडी जो है वो समुद्री पानी में पाया जाता है, स्पाइन वाली बॉडी थी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नाम का कुछ एक सिस्टम इन्होंने इवॉल्व कर लिया, बट दे आर नॉट एज डेवलप एज दिस 2 फाइलम्स। तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर तो ये कहानी रही। इन्वर्टिब्रेट में हमारे पास सबसे लीस्ट डेवलप फाइलम था पॉरीफेरा और सबसे बेहतरीन फाइलम हमारे पास रहा आर्थ्रोपोडा। तो इनकी एवोल्यूशन कुछ इसी तरह हुई होगी, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेडियलमेंथस, नीमाटोडा, एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, बीच में कहीं जो है वो आपका वो एकिनोडर्मेटा आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने फिर एनिमल्स ने मजीद अपने आप को इवॉल्व करना था। अब मामला ये हो रहा था कि इनकी बॉडी, तमाम जितने भी आपने फाइलम अभी देखे ये सब स्मॉल एनिमल्स थे, छोटे कद में, छोटे बॉडी में, छोटे। इनको एनिमल्स को अपने आप को साइज को बड़ा करना था, एनिमल्स को अपनी बॉडी के साइज को इंक्रीज करना था, जिसके लिए इनको सपोर्ट चाहिए था जो कि एक्सोस्केलेटन से नहीं मिल सकता था। बड़ी बॉडी के लिए इनको बड़ा सपोर्ट चाहिए था, लिहाजा इन्होंने एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड इवॉल्व करा इन्होंने। फिर अपने उस बड़ी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए वेल डेवलप सिस्टम चाहिए था, उसके लिए इन्होंने अपने एम्ब्रियो के अंदर नर्व कॉर्ड इवॉल्व करा। तो ये 2 कैरेक्टर की वजह से आपका फाइलम आया कौन सा, कॉर्डेटा। ये आपका जो है आर्थ्रोपोडा से भी ज्यादा वेल डेवलप माना जाएगा। भले इसके अंदर तीसरे नंबर की स्पीशीज होती हैं जी, कम, यानी कि आर्थ्रोपोडा से कम स्पीशीज है, लेकिन दे आर मोर इवॉल्व देन द आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स छोटे थे, कॉर्डेटा बड़े। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी लेस सपोर्टिव थी, इनकी बॉडी हाईली सपोर्टिव थी। आर्थ्रोपोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए। तो कॉर्डेटा इंट्रोड्यूस हुए जी, एवोल्यूशन हुई। कॉर्डेटा ने क्या करा जी, कुछ एनिमल्स ने, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी को लार्जर बनाने के लिए अपने एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड इवॉल्व किया। अब नोटोकॉर्ड इवॉल्व किया, फिर उनकी बॉडी को चूंकि बड़ा होना था तो उन्होंने नर्व कॉर्ड भी इवॉल्व किया।
शुरू शुरू के जो स्पीशीज़ थे, यानी कॉर्डेटा की जो शुरू की क्लासेस आपने पढ़ी, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने एवोल्यूशन में ही बीच-बीच में वो करी हैं। जब वो यूरोकॉर्डेटा कब बने जी, कि वो उन्होंने इवॉल्व तो कर लिया यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा आपको याद होगा कि इनके खाली लार्वा में था, उसके बाद अडल्ट में नहीं था, तो इवॉल्व कर लिया लेकिन बीच में छूट गया। सिसाइल बन गई है और वो टेल के साथ-साथ इनका नोटोकॉर्ड चला गया। तो ये शुरू की डेवलपमेंट चल रही थी। फिर आगे कुछ एवोल्यूशन हुई थोड़ी-सी और कुछ स्पीशीज़ ने अपने लार्वा के अंदर पाए जाने वाला नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अडल्ट में भी रखना शुरू कर दिया। तो वो बन गए थे आपके सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा बन गए थे और फिर आग कुछ मज़ीद एवोल्यूशन हुई और कुछ स्पीशीज़ आपके पास ऐसी आई जिन्होंने अपने लार्वा के अंदर पाए जाने वाले नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को अडल्ट स्टेज में मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बना लिया जी, वर्टिब्रल कॉलम और ये आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनम, नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, और वो बन गए थे आपके क्रैनिएटा। ये इवॉल्व हो गए। अब इन तीनों में ऐसे एवोल्यूशन चली होगी। कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आए होंगे जिनके एम्ब्रियो में था, जवानी में निकल गया। फिर सिफेलोकॉर्डेटा जिन्होंने जवानी में रिटेन तो रखा लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं किया। और फिर वो आए स्पीशीज जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को, और वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसको मॉडिफाई करा, क्रेनिएटा आ गए। अब जब क्रेनिएटा आए तो बस ये तो इवॉल्व हो गए, ये तो हाईली डेवलप हो गए। बस इनकी जंग चली थी हैबिटाट पर। जो पानी में अडॉप्ट करना चाह रहे थे वो पाइसिस बन गई, यानी कि जिन स्पीशीज़ को पानी की ज़मीन पर पसंद थी कि और वो पानी के मैदान को फ़तह करना चाह रहे थे, तो वो क्रैनिएटा की वो क्लासेस, वो तो आपने देखी है, उसमें वो सब क्लासेस पाइसिस बन गए। पाइसिस यानी मछलियाँ। तो मछलियाँ जो है आपकी वो क्रैनिएटा थी जिन्होंने एक्वेटिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, उसमें वो तब्दीली नहीं ला रहे थे, इन्होंने अपने आप को एक्वेटिक ही रखा और इन्होंने अपने आप को पानी में रखा। फिर उनमें से पाइसिस वाइसिस के अंदर जब क्रैनिएटा पाइसिस बन गए, यानी कि मछलियों की सूरत में ये रहते रहे पानी के अंदर। फिर कुछ पाइसिस ने कहा जी कि आओ जी फतह करें ज़मीन को, ज़मीन की तरफ निकलें, ज़मीन को फतह करें। तो कुछ पाइसिस बाहर आई, ठीक है। क्रैनिएटा पहले ऐसे, इसकी ये चेन ऐसे बन रही है। कॉर्डेटा में सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आए, फिर कुछ ने जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा में कन्वर्ट हो गए, फिर कुछ जो है वो क्रैनिएटा में। अब क्रैनिएटा से जो है शुरू के जो ऑर्गेनिज्म थे वो पाइसिस बन गई आपकी मछलियाँ, जिसमें कॉन्ड्रिचाइटस, ऑस्ट्रीचाइटस दोनों आ रही है। फिर कुछ मछलियों ने कहा जी आओ जी ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन को अडॉप्ट करते हैं। तो उन्होंने अपनी बॉडी को लैंड हैबिटाट के तबार से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और वो बने एम्फीबियंस। आपने देखा कि एम्फीबियंस जो है ये उनको हम कहते हैं जो कि ड्यूल लाइफ थे, यानी पानी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, ज़मीन भी अपना ली। इनका लार्वा जो है वो पानी पे ही बनता था, एक्वेटिक था, गिल्स थे, और जब ज़मीन पे आते थे तो ये ज़मीन पर जो है जब इनसे एडल्ट फॉर्म होती थी तो वो ज़मीन के हिसाब से लंग्स वगैरह, यानी क्लियर नज़र आ रहा है जी कि एम्फीबियंस जो हैं वो पाइसिस से इवॉल्व होने वाली स्पीसीज थे, यानी वो मछलियाँ जो ज़मीन पर आबाद होना चाहिए थी वो बन गई थी फिर। तो कुछ मछलियों ने ज़मीन को हथियाना चाहा, तो उन्होंने कहा जी आओ ज़मीन पर फतह करते हैं। तो उन्होंने अपने लार्वा को कितना मॉडिफाई नहीं किया, लार्वा इनका एक्वेटिक ही रहा, लेकिन फिर लार्वा की डेवलपमेंट के दौरान इन्होंने जो है वो लंग्स वगैरह डेवलप कर लिए, पैर, हाथ, फोरलिंग्स वगैरह डेवलप कर लिए और एम्फीबियंस बन गए। लेकिन एम्फीबियंस जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे लैंड पर। एम्फीबियंस ने जब अपने आप को ज़मीन पर अडॉप्ट किया तो ये इतने सक्सेसफुल नहीं माने जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे इनके साथ। पहला ये कि पाइसिस की तरह ये कोल्ड ब्लडेड थे, और यानी कि कोल्ड ब्लडेड का मैं आपको नुकसान बता चुका हूं, अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पाइसिस की तरह जो कोल्ड ब्लडेड थे, इनके अंदर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं था और इनकी स्किन बड़ी पतली हुआ करती थी, गीली गीली सी पतली स्किन थी। फिर ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो है पानी पे डिपेंड हुआ करते थे। इनके अंदर कोई अंडे बनने का मामला नहीं था। ये अपने गैमेट्स को किस तरह फर्टिलाइज करें, गैमेट्स बाहर निकलेंगे मेल फीमेल से तो वो तो बड़े वीक होंगे, तो उसके लिए उनको पानी चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये दो चार मामले थे जिसकी वजह से ये हम कहते हैं कि एम्फीबियंस आर नॉट एज आर अनसक्सेसफुल, ये ज़्यादा कामयाब नहीं रहे लैंड पर, तो ये नाकाम हो रहे थे, एम्फीबियंस नाकाम हो रहे थे। 4-5 इशू आ रहे थे। पहला इशू कोल्ड ब्लडेड, दूसरा एक्सोस्केलेटन नहीं है इनके पास, फिर पतली स्किन थी, तो फर्टिलाइजेशन चाहिए था। इन्होंने फिर अपनी बॉडी को इवॉल्व किया। इन्होंने जब इवॉल्व किया तो अब आपके पास अगली क्लास रही रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया ने क्या अडॉप्टेशन की थी, सबसे पहले अडॉप्टेशन की थी इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर स्केल्स उठा लिए, स्केल्स आ गए।
एक्सोस्केलेटन तो नहीं बना सकते, ये अंदर इनके एंडोस्केलेटन मौजूद है, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी बॉडी के स्केल्स बनाए। एक ये अडॉप्टेशन की, कोल्ड ब्लडेड ही रहेगी, लेकिन इन्होंने स्केल्स बना लिए। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो है क्या करा, फर्टिलाइजेशन को जो है ना इंटरनल कर दिया। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है ना वो इंटरनल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जिससे अंडा बनता है, और ये ओवीपेरियस हुआ है। अब उससे क्या हुआ, इस तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से ये पानी से आज़ाद हो गए। अब इनको पानी की ज़रूरत नहीं थी। एम्फीबिया का दूसरा मसला भी इन्होंने हल कर दिया। फिर इनका जो अंडा तैयार होता था वो एमनियन का जी हार्ड शेल हुआ करता था, ताकि गर्मी वगैरह से बच जाए। अच्छा अंडा हुआ करता था इनका, अंदर योग भी मौजूद था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, लेकिन था ये। तो इन्होंने जो है अब ये तरह सक्सेसफुल हो गए, इनको हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल, ये क्या थे, अनसक्सेसफुल। तो जब कुछ मछलियों ने एम्फीबियंस की शक्ल इख्तियार करके लैंड को, हैबिटाट को हथियाना चाहा, तो एम्फीबियंस की शक्ल में जब वो आए थे तो वो अनसक्सेसफुल रहे। दो चार इशूज आ रहे थे। रेप्टेलिया की सूरत में जब ये मॉडिफाई हुए तो रेप्टेलिया एक सक्सेसफुल ग्रुप है, और इन्होंने जो है अपने आप को अडॉप्ट, माहौल के हिसाब से इन्होंने अंडे का मामला किया ताकि फर्टिलाइजेशन से जान छूट जाए। इन्होंने जो है अपनी बॉडी के स्केल्स उठा ली जिससे जो है वो और ज़्यादा नहीं। फिर रेप्टेलिया से कुछ स्पीशीज मॉडिफाई होकर बन गई एविस। एविस आपने पढ़ा है जी कि बर्ड है। इन्होंने असल में रेप्टेलिया से ज़्यादा मॉडिफाई क्या किया जी, दो चार मामले। एक तो इन्होंने एरियल ग्राउंड को हथियाना चाहा, यानी हवा को हथियाना चाहता है। इनका मकसद ये था कि जी हवा को अडॉप्ट किया जाए, हवा को अपना हैबिटेट बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने अपने क्या किया कि फोर लिम्ब को मॉडिफाई करा और विंग्स की शक्ल अख्तियार कर। अब विंग्स इख्तियार कर लिए तो विंग्स के हिसाब से ये उड़ाने के लिए इनको अपनी बॉडी के अंदर कुछ मजीद एडॉप्टेशन करनी थी। तो इन्होंने अपनी बॉडी को स्पाइंडल शेप कर लिया, इनका स्टर्नम जो है वो नोकीला हो गया, इनकी जो बोन्स थी विंग्स की वो हॉलो कर दी, इनका वजन कम हो गया। ये सारी अडॉप्टेशन की ताकि ये फ्लाइट कर सके, उड़ सके। तो इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, इन्हें अपनी बॉडी को चेंज किया, और ऐसी अडॉप्टेशन आती थी जिससे ये एरियल ग्राउंड को हथियार। फिर दूसरा इन्होंने जो है जो अच्छी अडॉप्टेशन की, जो रेप्टाइल के अंदर नुकसान था वो ये कि इन्होंने अपने आप को वार्म ब्लडेड कर दिया। मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर रहता है ताकि बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन एक खास टेम्परेचर पे चलते रहें। अगर बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड के साथ मसला ये आ रहा था कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होता रहता था, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार कम ज़्यादा हो रही थी। ये नुकसान था उनके लिए। तो एविस ने दो चार बड़ी अडॉप्टेशन की। पहली अडॉप्टेशन की जी इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढाला उन्होंने के हवाले से, हल्का वजन कर दिया, हॉलो बोन्स कर दी, फोर लिम्स को इन्होंने मॉडिफाई करके विंग्स में लिया है। वजन हल्का करने के लिए अपने इन्होंने बॉडी से स्केल्स हटा दी और उसकी जगह फीदर्स लिया है, हल्के फीदर्स से, ताकि वजन कम हो जाए, प्रोटेक्शन भी हो जाए स्किन की, और जो है वो अल्लाह आपका भला करे वजन भी कम हो जाए। हॉलो बोन्स कर ली, स्टर्नम को नुकीला कर दिया, लील टाइप का कर दिया, ताकि जो है वो उड़ने में आसानी हो। फिर इन्होंने अंडे वाला जो मामला था रेप्टाइल्स का उसी को ही अडॉप्ट करा, लेकिन इन्होंने अंडे के अंदर जोक ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। इनके अंडे में जोक ज़्यादा डेवलप होता था ताकि अंडे में से जब पूरा निकले तो वो पूरा बना बनाया सकून से निकला। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने आप को वार्म ब्लडेड कर दिया। ये इनकी अडॉप्टेशन। अब जब एविस की अडॉप्टेशन के बाद फिर हमारे पास आएगी मैमेलिया। अब एविस ने जो अडॉप्टेशन की थी खास करके कोल्ड ब्लडेड से वार्म ब्लडेड वाली, वो कुछ स्पीशीज को अच्छी लगी, लेकिन वो उड़ने वाला ग्राउंड नहीं, वो ज़मीन का ग्राउंड अडॉप्ट करना चाह रहे थे, तो वो मॉडिफाई, कुछ रेप्टाइल्स मॉडिफाई हुए। ये रेप्टाइल्स भी मॉडिफाई हुए। कुछ रेप्टाइल्स जो इन्होंने देखा कि जी एविस ने अच्छी इख्तियार किए जी एवोल्यूशन, तो उन्होंने भी अपनी बॉडी में एवोल्यूशन किया, वो बने थी मैमेलिया। उन्होंने वार्म ब्लडेड कर दिया अपने आप। वार्म ब्लडेड करने से इनके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन से कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने अपनी बॉडी के स्केल्स को हटा दिया और अपने जो है बॉडी के अंदर जो है वो बालों को लिया है, और उनके अंदर ग्लैंड्स बन गए जी, ताकि टेम्परेचर मेंटेन, बाहर गर्मी होगी तो उसके लिए वो पसीने खारिज करें ताकि इनकी बॉडी कूल रहे। वेल डेवलप बॉडी हो गई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल कर दिया, अंडे का मामला ही नहीं रखा। इनके अंदर 3 क्लासेस आपने पढ़ी है। 3 क्लासेस में अगर आप देखो तो पहली क्लास जो थी प्रोटोथीरिया, उनके अंदर अंडा बनता था। फिर दूसरी क्लास थी यूथीरिया, उन्होंने क्या करा जी कि वो अपने अंदर जो है वो क्या नाम है बच्चा पूरा बनाना तो शुरू कर दिया मेटाथीरिया ने, लेकिन क्या था जी कि उनके अंदर लेस डेवलप हो रहा था। तो वो जो बाहर आता था बच्चा तो फिर वो जो है मदर के ही वूम में मजीद डेवलपमेंट इख्तियार करता था, यानी अंडे से जान छुड़ा दी, लेकिन फिर भी अभी जो है वो पूरा बेबी अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा। फिर तीसरी क्लास इनके अंदर एडॉप्ट हुई, वो थी यूथीरिया। उन्होंने क्या करा जी प्लेसेंटा की मदद से पूरे एम्ब्रियो को अंदर ही डेवलप किया
और वेल डेवलप बेबी को जन्म देने लगते हैं। तो इनमें न्यू एवोल्यूशन चली होगी। तो यूँ फिर आपके पास आखिर में यूकेरिया। यूकेरिया आर द मोस्ट अडॉप्टेड, जिनके पास वार्म ब्लडेड है, इनके पास बॉडी अच्छी है, वेल डेवलप सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम बेहतरीन बना हुआ है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, गैमेट्स बहुत कम तादाद में बनाते हैं ये, ताकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि गैमेट्स जो है कम गैमेट्स से ही फर्टिलाइजेशन होता है। वेल डेवलप बेबी को पैदा करते हैं कि बेबी की मुकम्मल डेवलपमेंट अंदर होती है, अंडे का चक्कर ही नहीं रखा हुआ। तो ये वेल डेवलप की थी। यूँ कुछ हमारी जो है वो एवोल्यूशन की तरतीब बनती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर प्लांट से ज़्यादा वैरायटी हमें नज़र आई। एनिमल्स जो है प्लांट से ज़्यादा इवॉल्व हुए, प्लांट से ज़्यादा अडॉप्ट हुए। वजह ये है कि एनिमल का अंदर खाने पीने का और ज़मीन हासिल करने का मामला ज़रा ज़्यादा था, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप थे, इनको अपने एनवायरनमेंट से खाना हासिल करना होता था। तो चूँकि इनको अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड हो रहे हैं ये बहुत हद तक, तो यूँ जो है ये ज़्यादा इवॉल्व होते गए अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एडॉप्टेशन करके अपने एनवायरनमेंट को हासिल करने के चक्कर में। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जी।